ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। भाई पिछली क्लास में हम लोग कंजंक्शन स्टार्ट कर चुके थे। आई होप आप लोगों ने पहले वाला वीडियो देख लिया होगा। उस कंजंक्शन की क्लास में हम लोगों ने देखा था कंजंक्शन का मीनिंग क्या होता है, कितने टाइप के कंजंक्शन होते हैं, और उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी सारे पेयर्स के बारे में समझा था कि अगर हम लोग कंजंक्शन के साथ सही पेयर यूज़ नहीं करेंगे तो फिर हो जाती है गड़बड़ और फिर वहाँ पर आपका एग्जाम में मार्क्स कट जाता है ना। तो आपको ये छोटे छोटे कंजंक्शन है वो ध्यान रखना है। जैसे रूल नंबर 1 से एक बार वापस हम लोग देख लेते थोड़ा शॉर्ट में, तो रिवाइज भी आप लोगों का हो जाएगा और इसके आगे के रूल्स हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं, है ना। आज के सेशन में आपका कंजंक्शन खत्म हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था बहुत छोटा सा टॉपिक है कंजंक्शन, बस आपको अच्छे से 2 बार रिवाइज करना है एंड दैट्स इट। नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी, 50 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए, बढ़िया, आपका पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा और एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा यहाँ से, है ना। बट वही है, आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है, ठीक है। तो हमने पहला रूल देखा था जिसमें हमने देखा था कि आइदर के साथ हम हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, और का यूज करते हैं। देन हम लोगों ने देखा था नाइदर के साथ नॉर यूज होता है। बोथ के साथ एग्जामिनर आपको एज वेल एज दे देता है। पढ़ने में सेंटेंस बिल्कुल सही लगता है ना। ये एक गलती मुझसे हुई थी जब मैंने एसएससी आई थिंक 2019 की एग्जाम दी थी, तब मेरे साथ ये गलती हुई थी कि ऐसा क्वेश्चन आया था, वहां पे नाम कुछ और था, डैश इज बोथ टॉल एज वेल एज ब्यूटीफुल। तो मेरे को एकदम पढ़ने में बिल्कुल सही लगा और मैंने ये दिमाग नहीं लगाया कि यार बोथ के साथ पेयर एंड यूज होता है ना। तो क्वेश्चन में गलत हो गया था, मेरे को इवन आज तक याद है वो चीज। तो वही चीज जो मुझसे गलतियां हुई थी एग्जाम में वो मैं आपको बताती जाती हूँ बीच बीच में, ताकि आप उन गलतियों को रिपीट ना करें, है ना। तो यही है, आपको ध्यान रखना है, सही कंजंक्शन के साथ सही पेयर यूज करना है, अदरवाइज फिर गड़बड़ हो जाती है। नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो पूरा यूज होता है, ऐसा नहीं कि नॉट ओनली और ऑल्सो यूज कर लिया। और दूसरी चीज फिर हम लोगों ने ये भी देखी थी कि कैसे हम लोग इनके पास सेम पार्ट ऑफ स्पीच यूज करते हैं। अगर वर्ब है तो वर्ब यूज होगा, नाउन है तो नाउन, एडवर्ब है तो एडवर्ब। उसके बाद हमने आइदर और देखा था, आइदर और नाइदर नॉर वापस रिपीट हो गया है ना, थोड़ा सा देख लेना इसको। फिर हमने ऑल्दो और दो के साथ देखा था पेयर में क्या चलता है, येट। हार्डली स्कार्सली के साथ वैन या तो बिफोर, ठीक है। नो सूनर के साथ क्या चलता है, देन चलता है। एस के साथ एस चलता है। यहां तक की कहानी हम लोगों ने समझ ली थी भैया। तो अब हम आगे की कहानी पढ़ने जा रहे हैं। सभी लोग अपना पेन पेपर लेके रेडी हो गए होंगे, है ना। अब हम लोग सो एस और एस सो इसके बीच में डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। तो स्क्रीन पे लिखाइए, जैसे कि एग्जाम्पल, प्रियादर्शनी इज नॉट सो डल एज द टीचर एक्सपेक्टेड। अब याद रखना ये वाला जो पेयर है ना, ये हमेशा नेगेटिव कैटेगरी में यूज होता है। कहाँ पे यूज होता है, नेगेटिव। देखो यहाँ पे सेंटेंस नेगेटिव चल रहा है ना, कि वो उतनी डल नहीं है जितनी टीचर ने उसको एक्सपेक्ट किया था। टीचर एक्सपेक्ट करती थी कि प्रियादर्शनी बहुत ज्यादा डल है, लेकिन वो उतनी डल नहीं है जितना कि टीचर ने एक्सपेक्ट किया था। तो याद रखिएगा, सो और एस ये आपका सेंटेंस नेगेटिव कैटेगरी में चलता है, तो यहाँ पे नॉट लिखा है। एज और सो ये आपका पॉजिटिव में चलता है सेंटेंस, ठीक है। एज यू डू सो यू गेट, ऐसा कहा जाता है ना, जैसा आप करोगे वैसा पाओगे, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। तो सेम वही चीज है, जैसा करोगे वैसा पाओगे। एज यू डू सो यू गेट, ठीक है। तो सिंपल सिंपल से छोटे छोटे से रूल्स है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, बस पढ़ते जाओ, एक एक बार माइंड में खुद ब खुद सेट होते जाएंगे, ठीक है भैया। चल आगे बढ़ते हैं फटाक से और नेक्स्ट देखते हैं, सो दैट। अब ये पेयर बहुत ज्यादा है, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में सो दैट से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, है ना। जैसे इधर लिखा है, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। अब इसका हमने ऑल्टरनेटिव कल एडवर्ब की क्लास में देखा था, है ना। एडवर्ब की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ही इज टू वीक टू वॉक। क्या लिखा, ही इज टू वीक टू वॉक। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, या तो आप सो और दैट यूज कर लो, या तो आप टू और टू यूज कर लो। दोनों चीजें ही क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। दूसरा आपका पेयर है कौन सा कंजंक्शन का, वेदर और, है ना। ये वाला कंजंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में हम लोग सिर्फ वेदर यूज कर लेते हैं और देखते ही नहीं है, और वो आपका क्वेश्चन फिर हो जाता है गलत। तो आपको ध्यान रखना है,
द बॉय डज नॉट नो वेदर ही विल पास द एग्जामिनेशन और नॉट, है ना। यहाँ पे एग्जामिनर आपको नॉट लिख के दे देगा या डायरेक्टली ऐसे दे देगा, द बॉयज डज नॉट नो वेदर ही विल पास द एग्जामिनेशन नॉट। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि हमेशा आपको किसका यूज करना होता है, वेदर के साथ में और का। मैंडेटरी पेयर्स है, इन पेयर्स को आपको रट लेना है कैसे भी करके, है ना, एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट रूल है आप लोगों का क्या, सच एस। क्या है भैया नेक्स्ट रूल आप लोगों का, सच एस। लिखा है सच अ बॉय एज आई नो इज एट द पार्टी। सच और एस ये यूज किया जाता है किसके लिए, जब आप किसी पर्सन को किसी से क्या करते हो, कंपेयर करते हो, है ना। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम क्या यूज करते हैं, सच एज यूज करते हैं। और सच दैट कहां पे यूज करते हैं, तो जब भी बात होती है किसकी, कॉज और इफेक्ट की, है ना। हमने ऐसा किया तो ऐसा हुआ, है ना, इसकी वजह से ये चीज हुई। तो जब भी कॉज एंड इफेक्ट की बात आती है तो वहां पर हम पेयर क्या यूज करते हैं, सच दैट। और कंपैरिजन की बात होती है तो वहां पर हम सच के साथ क्या यूज करते हैं, एज यूज करते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इट वॉज सच अ कोल्ड नाइट, उस दिन इतनी ठंडी रात थी कि आई स्टॉप्ड राइटिंग, मैं लिख ही नहीं पाया, मैंने अपना लिखना ही छोड़ दिया, है ना। इट वॉज सच अ कोल्ड नाइट दैट आई स्टॉप्ड राइटिंग। आ रही बात समझ। तो यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट है, इसकी वजह से ऐसा हुआ, और यहाँ पे बात हो रही थी क्या, कंपैरिजन की। आई सच अ बॉय एज आई नो इज एट द पार्टी, ठीक है। तो याद रखना एग्जामिनर आपको यहाँ पे सच एज दे देगा, इधर दे देगा इट वॉज सच अ कोल्ड नाइट एज आई स्टॉप्ड राइटिंग। तो यहाँ पर अगर एज की जगह पे दैट होता ना, सॉरी दैट की जगह पे एज होता ना, तो फिर गड़बड़ हो जाती। तो आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है, सच दैट कॉज एंड इफेक्ट में यूज होता है, और सच एज जब भी आप कंपैरिजन की बात करते हो तब यूज होता है। आ रही बात समझ। चलो अब हम सच दैट का यूज एक और देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, हिज स्पीच वॉज सच दैट एवरीवन लाइक्ड हिम। अगेन कॉज एंड इफेक्ट आया, उसकी स्पीच इतनी अच्छी थी कि सभी लोग उसको क्या करने लगे, पसंद करने लगे। तो अगेन कॉज एंड इफेक्ट है। ओ माय गॉड, ये पेयर तो भाई एग्जाम में इतना कंफ्यूज करता है, इतना कंफ्यूज करता है कि आप लोग जल्दीबाजी में रहते हो, एग्जाम का प्रेशर रहता है क्योंकि वो टिक 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 टाइम चलता रहता है ना। तो उस प्रेशर की वजह से ये वाला इतना आसान क्वेश्चन भी आपका गलत हो जाता है ना। तो ध्यान रखिएगा, बिटवीन के साथ उसका भाई कौन है, सगा, एंड है, टू नहीं है, ठीक है। कॉन्टेक्ट अस बिटवीन 10 AM, टू नहीं, एंड 6 PM, है ना। फ्रॉम के साथ टू यूज होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आया था पिछली बार, मुझे याद है, दिस मीटिंग विल हेल्ड बिटवीन 10 AM एंड 1 PM, है ना कि 2 1 PM। तो आप लोगों को याद रखना है, बिटवीन के साथ हमेशा पेयर में कौन चलता है, उसका भाई, एंड चलता है, टू नहीं चलता है, ठीक है। चलो रूल नंबर 19, रूल नंबर 19 कह रहा है एल्स। एल्स के साथ पेयर में चलता है क्या, बट। ये वाली चीज हम लोग कंजंक्शन में, कंजंक्शन कह रही हूँ, एडवर्ब की क्लास में भी देख चुके हैं। वहां पे भी हमने देखा था ऐसा रूल, ही वॉन्ट नथिंग एल्स बट टू गो टू बेड। तो एल्स के साथ हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, बट यूज किया है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है नॉट, नेवर एंड और। ही डिड नॉट फोन नॉर राइट टू हिज फादर। अब बट ऑब्वियस ये बात है, अगर आप नेगेटिव वर्ड नॉट यूज कर रहे हो तो उसके साथ आप नेवर यूज करोगे, ठीक है। तो वही है, ही डिड नॉट फोन नॉर राइट टू हिज फादर। उसने ना तो अपने फादर को फोन किया और ना ही चिट्ठी लिखी, है ना। तो सेम कैटेगरी के वर्ड्स है, आप लोगों को याद रखना है। ओके ये रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 21 एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है। एग्जाम में स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बार बार गलत करते हैं, तो जरा इस कंसेप्ट को आप लोग ध्यान से समझिएगा। क्या लिखा है, डाउट के बाद अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव आप सभी को पता है पॉजिटिव सेंटेंस को कहते हैं, हमने लास्ट क्लास में देखा भी था। 3 टाइप के सेंटेंसेस होता है, अफर्मेटिव, पॉजिटिव और इंट्रोगेटिव। तो अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव होता है तो इफ डाउट के बाद हम लोग क्या यूज करते हैं, या तो इफ या तो वेदर। जबकि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डाउट के बाद सिर्फ और सिर्फ
किसका यूज होता है, दैट का यूज होता है। ठीक है, अब इस बात को हम इस तरीके से स्ट्रक्चर में लिख लेते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर में हमने क्या लिखा, पॉजिटिव सेंटेंस है तो डाउट के बाद आप लोग क्या यूज करेंगे, इफ, वेदर। ठीक है, और अगर आपका सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है और इंट्रोगेटिव है, तो फिर आप डाउट के साथ क्या यूज करेंगे, दैट यूज करेंगे। आ रही बात सभी को समझ में? ये छोटे छोटे रूल्स हैं, इसको आप ऐसे स्ट्रक्चर बना के लिखोगे ना तो इजीली याद हो जाएगा। इसको अपनी कॉपी में अच्छे से नोट डाउन करके ऐसे बॉक्स के अंदर लिख देना। बॉक्स के अंदर जब हम बना के लिखते हैं ना चीजों को, तो बहुत इजीली हमको याद हो जाता है। ठीक है, तो वही है, ही डाउट्स दैट वनीशा विल मैरी हिम। अब ये सेंटेंस आपने देखा पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है। आपने देखा पॉजिटिव सेंटेंस चल रहा है, तो डाउट के साथ दैट तो आएगा नहीं। क्या आएगा यहाँ पे, इफ या तो वेदर आएगा। चाहे तो आप इफ लिख लो, चाहे तो आप वेदर लिख लो, दोनों चीजें ही आपकी क्या है, करेक्ट है। आई हैव नॉट एनी डाउट दैट द पब्लिशर विल चीट मी। आपने देखा सेंटेंस हो रहा था नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस में डाउट के बाद क्या यूज होता है, दैट। दैट मीन्स ये सेंटेंस आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। आ रही सभी को बात समझ? थर्ड और फोर्थ में थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइए भैया, अपने दिमाग की बत्ती जलाइए और बताइए थर्ड और फोर्थ करेक्ट है कि नहीं। डाउट की जगह ना कभी कभी डाउटफुल वर्ड भी मेंशन रहता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत हो ना, या तो डाउट हो या तो डाउटफुल हो, आप दोनों में से कोई भी वर्ड देख सकते हो। ठीक है, सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। नेक्स्ट सेंटेंस में लिखा आई एम डाउटफुल दैट माई टीचर विल अलाउ मी टू गो टू द सर्कस। अब आपका सेंटेंस चल रहा था अफर्मेटिव, यहाँ पे कोई नेगेटिव बात नहीं हो रही है और ना ही यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है, तो यहाँ पे आपको दैट नहीं यूज करना है। यहाँ पर आपको क्या यूज करना था, इफ या फिर वेदर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, इस पे बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ही इज नॉट डाउटफुल इफ वेदर नहीं। अभी सेंटेंस आपका नेगेटिव हो गया है, तो नेगेटिव हो गया तो आप लोग क्या यूज करेंगे, दैट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे भैया आप लोग, दैट यूज करेंगे। चलो अब एक और क्वेश्चन आप लोगों को मैं दे रही हूं, इज ही डाउटफुल, इज ही डाउटफुल वेदर हिज फ्रेंड will win the election। क्या लिखा हमने इधर, इज ही डाउटफुल वेदर हिज फ्रेंड विल विल द इलेक्शन। अब हमने देखा सेंटेंस कैसा चला था, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। तो हमने देखा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है ना, तो इंट्रोगेटिव होगा। तो यहां पर डाउटफुल के बाद वेदर नहीं, आप यहाँ पे किसका यूज करेंगे भाई, दैट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे आप लोग, दैट का यूज करेंगे। आ रही है सभी को बात समझ में? एग्जामिनर इस तरीके से आप लोगों को फंसाता है इस टाइप के क्वेश्चन में, है ना। एक और क्वेश्चन दे देती हूँ, उससे आप लोगों का और डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लिखो, कहाँ लिखे अपन, यहां ही लिख लेते हैं। आई एम नॉट डाउटफुल that he will clear exam। अब बताओ ये सेंटेंस आपका करेक्ट है कि नहीं, सेंटेंस देख के बताओ करेक्ट है कि नहीं। आई एम नॉट डाउटफुल, आई एम नॉट डाउटफुल दैट ही विल
क्लियर एग्जाम। तो आपने देखा आपका सेंटेंस कैसे चला था, आई एम नॉट डाउटफुल, आई एम नॉट डाउटफुल। तो इसके बाद हमने देखा कि सेंटेंस था नेगेटिव, तो नेगेटिव के बाद आपको क्या यूज करना होता है, दैट, है ना, नॉट लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे आप क्या यूज करते हो, दैट। भले ही डाउट हो या डाउटफुल हो, उसमें कंफ्यूज मत होना, आपको क्या यूज करना था, दैट यूज करना था, और आपने वही किया। आ रही है सभी को बात समझ में, यहां तक रूल क्लियर हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 22, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल। ठीक है, रूल कह रहा है यदि द रीजन का प्रयोग किसी सेंटेंस में हो तो इसके बाद दैट का प्रयोग होगा ड्यू टू, बिकॉज, बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ का नहीं। इस चीज को भाई बहुत ध्यान से देख लो, एग्जाम में काफी क्वेश्चन आते हैं, स्टूडेंट्स बार बार गलतियां करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है जब भी आपके पास इस टाइप का वर्ड है, जैसे एग्जाम्पल में लिखा है, देखो, दिस इज द रीजन ड्यू टू ही इज नॉट अपियरिंग एट द एग्जामिनेशन, नहीं आएगा, दिस इज द रीजन दैट। अब आप लोग सोचोगे मैडम ऐसा क्यों, तो ऐसा क्यों का रीजन ये है कि द रीजन वर्ड यूज ही हो रहा है किसी चीज का कारण बताने के लिए, तो उसके बाद आप ड्यू टू, बिकॉज, बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, ये सब क्यों यूज करोगे, ये सब यूज करोगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो आपको याद क्या रखना है, दिस इज द रीजन दैट ही इज नॉट अपियरिंग एट द एग्जामिनेशन, है ना, बिकॉज ऑफ, सो, एज ऑफ, इस टाइप के वर्ड्स एग्जामिनर आपको जानबूझ के दे देता है, आपको इन सब। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, लिखा है दिस इज द रीजन बिकॉज ही इज नॉट अपियरिंग एट द एग्जामिनेशन। ठीक है, अब अगेन यहाँ पे इन्होंने वर्ड यूज किया है क्या, द रीजन। जब ऑलरेडी आप किसी चीज का कारण बता रहे हैं, दिस इज द रीजन, इस वजह से क्योंकि ही इज नॉट अपियरिंग एट द एग्जामिनेशन, तो कहीं से कहीं तक ये आपका सेंटेंस जम रहा है क्या, नहीं, सुपरफ्लॉज। इस टाइप के सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं, सुपरफ्लॉज। जब आप जरूरत से ज्यादा एक सेंटेंस में 2 वर्ड्स का यूज करते हो ना, तो उसे हम सुपरफ्लॉज कहते हैं ना। ये चीज आप लोगों ने देखी भी होगी इंग्लिश में, ऐसा हम बोलते हैं ही विल रिटर्न बैक ऑन मंडे, तो रिटर्न का मतलब ही होता है वापस आना, तो फिर आप बैक वर्ड क्यों यूज कर रहे हो। तो इंग्लिश में इस टाइप के कुछ वर्ड्स रहते हैं जिनको अगर आप सेम वर्ड्स की कैटेगरी को साथ में यूज कर लेते हो तो वो सुपरफ्लॉज हो जाता है, हमें वैसा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे वही लिखा है, दिस इज द रीजन बिकॉज ही इज नॉट अपियरिंग एट द एग्जामिनेशन, तो बिकॉज नहीं यूज करना था, हमें इसकी जगह पर क्या यूज करना था, दैट यूज करना था। क्या यूज करना था भैया, दैट यूज करना था। अगेन नेक्स्ट लिखा है, दिस इज द रीजन ऑन अकाउंट ऑफ ही इज नॉट अपियरिंग एट द एग्जामिनेशन, तो दिस इज द रीजन ऑन अकाउंट ऑफ नहीं, दैट ही इज नॉट अपियरिंग एट द एग्जामिनेशन होगा। आ रही है सभी को बात समझ में, इंपॉर्टेंट रूल है, एग्जाम में इस पे बेस्ड काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़े अब अपन, चलो नेक्स्ट रूल देख लेते हैं, द रीजन वाई। अब देखो, द रीजन वाई के बाद भी दैट का प्रयोग होता है। अरे ये सेम चीज तो लिखी है, अच्छा द रीजन था यहाँ पे और यहाँ पे लिखा है द रीजन वाई, सिर्फ इन्होंने एक क्वेश्चन वर्ड वाई यूज कर लिया है। ठीक है, तो याद रखना द रीजन वाई के बाद भी हम लोग किसका यूज करते हैं, दैट का यूज करते हैं, ड्यू टू, बिकॉज, बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। लिखा है द रीजन वाई आई डोंट लव हर इज बिकॉज ही हैज बिट्रेड माई फ्रेंड, तो यहाँ पे इज बिकॉज ऑफ नहीं, द रीजन वाई आई डोंट लव हर इज दैट ही हैज बिट्रेड माई फ्रेंड, उसने मेरी फ्रेंड के साथ धोखा दिया है, इसलिए मैं उसको पसंद या उसको लव नहीं करता हूं। द रीजन वाई आई डोंट लव हर इज ड्यू टू, ऑन अकाउंट ऑफ नहीं, इसकी जगह क्या आएगा, दैट। ठीक है, छोटे छोटे रूल्स है भैया, इन छोटे छोटे रूल्स को जितना ज्यादा आप लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना तो खुद ब खुद आपके माइंड में सेट हो जाएंगे, है ना। तो जितना ज्यादा हो सके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो इंग्लिश में। जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आवर जीएस बाय अक्षय सर। फ्रेंड्स, अक्षय सर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आवर जीएस कोर्स बाय अक्षय सर।
नेक्स्ट है अदर और रेदर। अदर और रेदर के बाद देन का प्रयोग होता है, न कि बट का। सिंपल सा रूल है, अदर और रेदर के बाद आप क्या यूज करते हैं, देन, बट नहीं। जैसे इधर लिखा है ही इज नो अदर बट माई फ्रेंड, तो यहाँ पे बट नहीं, क्या यूज होता है, देन। हमने अभी लास्ट क्लास में देखा था कि एल्स के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, बट, है ना। तो ये रूल काफी कंफ्यूजिंग है, अपने हाथ पे लिख के याद कर लेना। मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि अगर कुछ भी जैसे आपको याद नहीं होता है ना, तो सिंपली आप अपने हाथों पे लिख लिया करो, क्योंकि दिन भर में हम 20 क्या हजारों बार अपना हाथ देखते हैं, है ना। हाथ को जितनी बार देखेंगे वो रूल हमको दिखेगा, उतनी बार हमारे माइंड में सेट होता जाएगा। तो मैं तो ऐसे ही करती थी काफी सारी चीजें मैं अपने हाथ पे लिख लिख के याद करती थी। इवन वोकैबलरी, एक दिन में मैं 10-10 वोकैबलरी अपने हाथों पे लिख लेती थी और मुझे याद हो जाती थी। आज तक इवन वो वर्ड्स मुझे याद है और मुझे लगता है कि कभी मैं भूलूंगी, है ना। तो आप भी ये छोटी छोटी ट्रिक अपना सकते हो, काफी हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट सेंटेंस में लिखा है शी वुड रेदर बाय सम साड़ीज बट अ वॉशिंग मशीन। अगेन इन्होंने यहाँ पे बट यूज कर लिया है, आपको इसकी जगह पे क्या यूज करना है, देन यूज करना है। आ रही है सभी को बात समझ में, सिंपल सिंपल रूल्स है। आगे बढ़ो भैया। नेक्स्ट रूल कह रहा है यूज ऑफ टिल, अनटिल एंड अनलेस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, टिल कंजंक्शन और दूसरा टिल प्रेपोजिशन। अब आपको सभी को पता है कि जो वर्ड्स है, कोई भी वर्ड जरूरी नहीं है सिर्फ एक ही पार्ट ऑफ स्पीच की तरह यूज हो, मल्टीपल पार्ट ऑफ स्पीच की तरह यूज हो सकता है। जैसे टिल को आप कंजंक्शन की तरह भी यूज कर सकते हो, प्रेपोजिशन की तरह भी यूज कर सकते हो। अप टू द टाइम व्हेन, उस समय तक के कॉन्टेक्स्ट में कंजंक्शन, अप टू द टाइम जब तक के कॉन्टेक्स्ट में प्रेपोजिशन होगा, और अनटिल अप टू द टाइम व्हेन, जब तक तब तक अब तक नहीं। एग्जाम्पल समझते तो ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा ना, सिंपल सा रूल है। आप सभी ने अनटिल और अनलेस के बीच में भी डिफरेंस देखा होगा, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन इस पे बेस जाते ही है ना। तो देखो क्या लिखा है, आई शैल वेट अनटिल टिल यू डू नॉट कम। आई शैल वेट टिल यू डू नॉट कम, मैं तुम्हारा वेट करूंगा जब तक तुम वापस नहीं आ जाते। तो ये कह रहे हैं जब तक, उस समय तक, जब तक। He will not go there until it does not stop raining। अब आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी आप until, till, unless इस टाइप के वर्ड यूज करते हो ना, तो उनके साथ जो लगा हुआ सेंटेंस रहता है वहां पे आप नेगेटिव वर्ड नहीं यूज करते हो, तो आप यहाँ पे नॉट यूज नहीं करोगे, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे he will not go there until it stops raining, क्या होगा, until it stops raining। I shall wait until you come। until you come, come को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही हम यूज करेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है you के बाद हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं ना। छोटी छोटी चीजें आप लोगों को पता होगी, ऐसा मैं मान के चल रही हूँ, ठीक है। और इट के बाद तो सिंगुलर वर्ब होती है, इसलिए हमने यहाँ पे स्टॉप्स लिख दिया। फाइन, चलो अब हम लोग क्या देख रहे हैं, अनलेस का यूज देख रहे हैं ना। अनलेस पे बेस्ड भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, सेम कैटेगरी है। आपको अनटिल यूज करना होता है जब भी टाइम फ्रेम की बात होती है ना, इतने समय से इतने समय तक। लेकिन अनलेस हम कब यूज करते हैं, जब कोई शर्त हो, वहां पर कोई कंडीशन की बात हो, अगर ऐसा होगा तो मैं वैसा करूंगी, है ना, उस कॉन्टेक्स्ट में। अगर नहीं, यदि नहीं। यह नेगेटिव मीनिंग रखता है और इसके साथ नॉट का यूज नहीं होता। वही चीज आपको मैंने बताई, ये ऑलरेडी नेगेटिव कैटेगरी के वर्ड्स है, तो इनके साथ आप नॉट यूज नहीं करते हो। यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम अनलेस यू आर नॉट टिमिड। यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम अनलेस यू आर टिमिड, ठीक है। दे कैन नॉट अप्लाई अनलेस दे आर पोस्ट ग्रेजुएट। तो अगेन अब आपको ध्यान क्या रखना है, यहां पर आप सेंटेंस में नॉट यूज कर सकते हो पहले वाले में, लेकिन जो सेंटेंस अनलेस और अनटिल से कनेक्टेड है ना, वहां पर आपको नॉट का और नेवर का यूज नहीं करना है, ठीक है। तो ये छोटा सा डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए, उसमें कंफ्यूज मत होना आप लोग। फाइन, चलो अब नेक्स्ट यूसेज हम लोग किसका देख रहे हैं, व्हेन और व्हाइल का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन से आप लोगों ने देखे भी होंगे। देखो शॉर्ट में बता देती हूं कि व्हाइल का यूज हम कब करते हैं, जब हमारे पास दो कंटिन्यूअस एक्शंस दी हुई हो जो एक ही समय पर हो रही हो, उस जगह पर हम लोग किसका यूज करते हैं, व्हाइल का यूज
करते हैं। जैसे कि अभी मैं बताऊं, राइट नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम रिकॉर्डिंग अ वीडियो। क्या कर रही हूं अभी मैं? एक वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं। जबकि जो मेरा भाई है वो क्या कर रहा है? खेल रहा है। तो मैं क्या बोलूंगी? While I am recording a video, my brother is playing। ठीक है, तो जब दो एक्शन कंटिन्यूअस होती है तो वहां पर आप क्या यूज करते हो? while। ठीक है, और when का यूज कब करते हैं? तो याद रखिएगा, when का यूज हम तब करते हैं जब दो एक्शंस हो रही हो एक के बाद एक। मतलब फोन आया तो मैंने उठाया, पहले फोन का आना फिर उस फोन को उठाने का काम। दो सिचुएशन है ना, तो एक के बाद एक जब होती है तब हम क्या यूज करते हैं? व्हेन यूज करते हैं। और वाइल कब यूज करते हैं? जब दो एक्शन साइमल्टेनियसली चल रही हो, साथ में चल रही हो, है ना। तो ये कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा होता है जब भी हम व्हेन वाइल का यूज करते हैं। जैसे इधर लिखा है, द स्टूडेंट्स स्टूड अप वाइल द टीचर केम। अब यहाँ वाइल नहीं होगा भैया, व्हेन। दो सिचुएशन हो गए ना, टीचर का आना और स्टूडेंट्स का उठना। टीचर आएगी तभी तो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग विश करने के लिए उठेंगे ना। ऐसा थोड़ी कि साइमल्टेनियसली होगी दोनों चीजें, नहीं। पहले टीचर आएगी फिर बच्चे खड़े होंगे। While I reached the station, the train started। अगेन रॉन्ग क्वेश्चन हो गया ये। When, जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन स्टार्ट हुई। While, अब देखो, I was watching TV, my brother was cooking। दो साइमल्टेनियस एक्शन है। साइमल्टेनियस एक्शन है तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? वाइल यूज करेंगे। एक के बाद एक हो रही है। मैं क्या कर रही हूँ? टीवी देख रही हूँ और मेरी मदर कुकिंग कर रही है। दो सिचुएशन साथ में हो रही है, कंटिन्यूअस हो रही है ना। तो याद रखना है, जब दो सिचुएशन कंटिन्यूअस चलती है, साथ में चलती है, तो हम वाइल यूज करते हैं। और एक के बाद एक चलती है तो फिर हम व्हेन का यूज करते हैं। When I was in Patna, my beloved was in दरभंगा। जब मैं पटना में था, मेरा beloved मतलब मेरा चाहने वाला कहाँ पे था? दरभंगा में था। अब यहाँ पे आप वाइल का यूज करोगे। ठीक है, अगेन वही सेम चीज है। ठीक है, अरे ये क्या हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। छोटी सी चीज, इतनी महाभारत लिखी है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि लेस्ट के साथ हमेशा मॉडल वर्ब क्या आती है? शुड आती है। ठीक है, इसमें एग्जामिनर आपको ऐसे फंसाता है कि मे दे देगा, माइट दे देगा, वुड दे देगा, कुड दे देगा। तो आपको इन सब को यूज नहीं करना है, सिर्फ किसका यूज करना है? शुड। लेस्ट का प्रयोग ताकि न, ऐसा न हो कि अर्थ में कंजंक्शन के रूप में होता है। यह नेगेटिव मीनिंग रखता है, इसलिए इसके साथ प्रयुक्त क्लॉज में नॉट का प्रयोग नहीं होता। अब याद रखना, ये कंडीशन के तरह यूज होता है सेंटेंस में, तो यहाँ पर आप नॉट का यूज नहीं करते। अगर नॉट यूज करोगे तो सेंटेंस आपका अगेन सुपरफ्लॉज हो जाएगा, और सुपरफ्लॉज इंग्लिश में अलाउड नहीं है। लेस्ट के बाद शुड का प्रयोग होता है, न कि विल, मे, वुड, माइट। ठीक है, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, नॉट का यूज नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? कड़ी मेहनत करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। भले ही हिंदी में हम ऐसा बोल रहे, कड़ी मेहनत करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे, लेकिन इंग्लिश में आपको यहाँ पे नॉट का यूज नहीं करना है। आ रही सभी को बात समझ? चलो आगे बढ़ते हैं। वर्क हार्ड लेस्ट यू वुड फेल, वुड नहीं होगा भैया, शुड होगा। लेस्ट के साथ हमेशा पैर में शुड चलता है और नॉट का यूज नहीं करते हैं। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। अगेन जब हम पढ़ते हैं ना तो कंटिन्यूएशन में हमको लगता है कि ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, लेकिन गलत है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ एज सून एज और क्या है? एज लॉन्ग एज। एज सून एज मतलब एट द मोमेंट, जैसे ही, है ना। एज सून एज का प्रयोग जो ही त्यों ही, एट द मोमेंट, नो लेटर देन के अर्थ में होता है ना। जैसे इधर लिखा है, एग्जाम्पल देखो, एज लॉन्ग एज द पब्लिशर एंटर द ऑफिस हिज एम्प्लॉयज बिगेन द वर्क। एज लॉन्ग एज नहीं होगा, एज सून एज। एज सून एज मतलब होता है जैसे ही, जैसे ही मैंने ये किया वैसा होने लगा, जैसे ही। एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जब तक। गाना था ना, जब तक है जान जाने जहां मैं नाचूंगी। ठीक है, तो वहां पर होगा एज लॉन्ग एज आई ब्रेथ आई शेल डांस। ठीक है, तो याद रखना, एज लॉन्ग एज और एज सून एज दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। एज सून एज का मतलब होता है जैसे ही, और एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जब तक।
यू नीड नॉट फियर एज लॉन्ग एज गॉड इज विथ यू, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है जब तक भगवान जी तुम्हारे साथ में खड़े हैं। आ रही बात समझ? नोट डाउन करते जा रहे हो ना साथ में भैया, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करते जाना। अगर मैं बार बार तुम्हें टाइम दूंगी ऐसे लिखने के लिए तो अननेसेसरी लेक्चर लंबा हो जाएगा। ठीक है, चलो अब मैं कुछ क्वेश्चंस लिख देती हूँ, है ना, लिख देती हूँ या ओरली बोल देती हूँ, तुम मुझे बताना इसका आंसर क्या होगा। अपनी कॉपी में सभी लोग नोट डाउन करना। सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। अब आपको इन दोनों में से ही एक आंसर लगाना है, या तो एज सून एज या तो एज लॉन्ग एज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। यू मस्ट कॉल मी डैश यू रीच होम। नेक्स्ट लिखो। मैंने लिखा आई विल रिमेंबर द प्लेस डैश आई लिव। अगेन आपके पास दो ऑप्शन है, एज लॉन्ग एज सून एज। और एक एग्जाम्पल लिखने का लिखो, या लिख देती हूँ। You can borrow my money dash you don't waste it। चलो अब आपके पास मैंने 3 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दे रही हूँ, देखती हूँ आप लोग कितना समझ रहे हो और कितना नहीं, है ना। इन क्वेश्चंस के आंसर आपको बताने हैं, ब्लैंक्स में आपको वही ऑप्शंस भरने हैं, एज सून एज या एज लॉन्ग एज। ठीक है, चलो देखिए और कितने रूल्स बाकी है। ओके, 5-6 रूल और बाकी है, फिर से आपका टॉपिक हो जाएगा खत्म, फिनिश। क्या लिखा है? एज सून एज के बदले एज लॉन्ग एज का प्रयोग अफर्मेटिव तथा नेगेटिव दोनों सेंटेंस में होता है। जैसे लिखा है माई वाइफ सॉल्व द प्रॉब्लम एज सून एज आई हैड एक्सपेक्टेड। एज सून एज की जगह आप लोग एज लॉन्ग एज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, माई वाइफ सॉल्व द प्रॉब्लम एज सून एज आई हैड एक्सपेक्टेड, जैसे ही मैंने एक्सपेक्ट किया था उसने ऐसा किया। एज लॉन्ग एज और सो लॉन्ग एज का प्रयोग शर्त पर, ऑन कंडीशन दैट, प्रोवाइडेड दैट के अर्थ कंजंक्शन ऑफ कंडीशन के रूप में होता है। जैसे एग्जाम्पल लिखा है ही कैन टेक माई मोटरसाइकिल एज लॉन्ग एज या सो लॉन्ग एज ही ड्राइव्स केयरफुली। तो याद रखना एज लॉन्ग एज लिख लो, सो लॉन्ग एज लिख लो, दोनों ही फ्रेजेस करेक्ट है, इसमें कोई भी गलती नहीं होगी। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट रूल हम लोग देख रहे हैं क्या, लाइक और एस। ये वाला कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि कहां पर लाइक आएगा कहां पर एस आएगा। ठीक है, तो इसको जरा ध्यान से आप लोग रीड कीजिए, लाइक और एस। देखो लाइक को ना हम प्रेपोजिशन की तरह भी यूज करते हैं, है ना, लिखा है इधर लाइक का प्रयोग के समान या जैसा के अर्थ में प्रेपोजिशन के रूप में नाउन, प्रोनाउन तथा जेंडर के पहले होता है। लेकिन यहाँ पे हम लाइक को एज अ कंजंक्शन की तरह देख रहे हैं भैया, है ना, तो यहाँ पर हम प्रेपोजिशन की तरह यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे आपको लाइक को यूज करना है किसकी तरह, कंजंक्शन के तौर पे। ठीक है, तो जैसे इधर लिखा है यू आर लाइक योर ग्रैंड फादर, तुम किसके जैसे दिखते हो, अपने ग्रैंड फादर की तरह दिखते हो। ठीक है, अब याद रखना डायरेक्टली इसके बाद क्या आएगा, आपका ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, जैसे इधर लिखा है लाइक योर ग्रैंडफादर, तो ये क्या है आपका सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है ना, तो डायरेक्टली लाइक के बाद क्या आ जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। देयर इज नथिंग लाइक लिसनिंग टू
म्यूजिक, ऐसा कुछ भी नहीं है म्यूजिक सुनने के अलावा, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है माई सन लुक्स लाइक मी। अगेन यहाँ पे क्या यूज किया गया है, preposition बोल रही हूँ, ऑब्जेक्टिव केस यूज किया गया है, क्या, मी, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा रूल दिया हुआ है जो हम ऑलरेडी प्रोनाउन में पढ़ चुके हैं, ये चीज हम ऑलरेडी प्रोनाउन में पढ़ चुके हैं। जैसे इधर लिखा है ही लुक्स लाइक मी, ये सेंटेंस करेक्ट है। ही लुक्स लाइक आई, मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है टाइपिंग एरर हो गया है काफी सारा। दे लुक लाइक अस, दे लुक लाइक वी, दोनों ही सेंटेंस गलत हो गया। ये चीज तो हम सभी को पता है कि अगर आप प्रेपोजिशन यूज कर रहे हो तो प्रेपोजिशन के बाद हम हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन यूज करते हैं, राइट। तो यहाँ पे लाइक के बाद मी लिखा है, ये आपका सेंटेंस करेक्ट है। ही लुक्स लाइक मी लिखा है, करेक्ट है। ही लुक्स लाइक आई नहीं होगा, दे लुक लाइक अस करेक्ट होगा, दे लुक लाइक वी इनकरेक्ट होगा, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग देख लेना, है ना। प्रेपोजिशन के बाद हम हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं, किसका, कंजंक्शन का, ठीक है, प्रेपोजिशन का। चलो आगे बढ़ते हैं, और अब हम क्या देख रहे हैं भैया, क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वर्ड लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। एस का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में सब्जेक्ट प्लस वर्ब के पहले होता है। इस केस में एस के बाद नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है, न कि ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, इस लाइन को जरा ध्यान से आप लोग पढ़ लो कि एस के बाद आप नॉमिनेटिव केस ऑफ प्रोनाउन यूज करते हो, ऑब्जेक्टिव नहीं, है ना। मैं ये नहीं बताऊंगी कि नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन क्या होते हैं, वो हम ऑलरेडी प्रोनाउन वाली क्लास में डिटेल में पढ़ चुके हैं। ही आस्क्ड मी टू डू एज ही हैड डन। अब यहाँ पे देखो एज यूज हुआ है, लाइक नहीं, ठीक है, क्योंकि लाइक को आप प्रेपोजिशन की तरह यूज करते हो और उसके बाद डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आता है ना। कोई सेंटेंस नहीं आता है, डायरेक्टली आपका नाउन प्रोनाउन या जिरंड आ जाता है, लेकिन हमें यहाँ पे आगे पूरा एक सेंटेंस लिखना था। ही आस्क्ड मी टू डू एज ही हैड डन, पूरा सेंटेंस लिखना था, इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज करा है, एज लिखा है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब के पहले कंजंक्शन के रूप में लाइक का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि एस का होता है, वही चीज जो अभी आपको मैंने बोली। और एस का प्रयोग प्रेपोजिशन की तरह नहीं होता है, लाइक का होता है ना। वो चीज हम लोगों ने देख लिया ऑलरेडी कि लाइक को आप प्रेपोजिशन की तरह यूज करते हो, प्रेपोजिशन के बाद आप ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हो, तो वही चीज है, ठीक है। उसको यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर में भी लिख लिया। नेक्स्ट है दैट का यूज। अगेन दैट को आप कंजंक्शन प्रोनाउन दोनों की तरह यूज कर सकते हो। दैट का प्रयोग की के अर्थ में कंजंक्शन के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच के पहले होता है। जैसे लिखा है ही सेड टू मी आई शैल हेल्प यू, तो इसका जब हमें इनडायरेक्ट करना होता है तो हम क्या कर देते हैं, सेड टू का टोल्ड में बदल जाता है, ही टोल्ड मी दैट। अब ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, उसके बाद आपका सेंटेंस आई का कन्वर्जन फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ही शैल को हम कर देते वुड हेल्प मी, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने दैट नहीं लिखा था, इसलिए आपका सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। आ रही है सभी को बात समझ में, सिंपल सी बात है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आप लोगों को कोई दिक्कत होगी। शी सेड टू यू आई लव यू वेरी मच। अब अगेन इस डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर रहे हैं। सेड टू का टोल्ड हो गया, शी टोल्ड यू दैट शी लव्ड यू वेरी मच। आई का शी में कन्वर्जन होगा और सिंपल पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो लव्ड हो गया। ये सेंटेंस आपका गलत होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने दैट का यूज नहीं किया है। आ रही है बात समझ सभी को। चलो आगे बढ़ते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव सेंटेंस का प्रयोग हो तो इसके पहले दैट का यूज नहीं होता है। जैसे इधर लिखा है ही सेड टू मी आर यू हैप्पी, तो करेक्ट क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी इफ आई वाज हैप्पी। ये चीज ऑल्दो हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम नरेशन वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अभी आप लोग बस इतना ध्यान रख लो कि यहाँ पे इंट्रोगेशन हो रहा है कि नहीं, क्या तुम खुश हो, इंट्रोगेशन हो रहा है। जब भी इंट्रोगेशन की बात हो, इंपेरेटिव का मतलब होता है जब आप किसी को आदेश देते हो।
इस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं तो वहां पर हम दैट का यूज नहीं करते, हम लोग किसका यूज करते हैं, इफ का या वेदर का यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। ही सेड ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, आदेश दे रहा है ना, इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया, तो करेक्ट क्या होगा, ही ऑर्डर्ड टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ना कि दैट, ठीक है। आ रही है सभी लोगों को इतनी बात समझ में। चलो नेक्स्ट है इनडायरेक्ट स्पीच एंड रिपोर्टेड स्पीच। अब यहाँ पे सेंटेंस आपका क्या, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। ऑप्टेटिव मतलब होता है जब आप किसी की शुभकामनाएं कोशिश मांगते हो, भगवान से प्रे करते हो, है ना, मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, उस टाइप के सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव। और एक्सक्लेमेटरी तो आपको पता ही है, जब हम आश्चर्य चकित हो जाए किसी चीज को लेके, एकदम शॉक हो जाए, सरप्राइज हो जाए, तो वहां पर हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि जब हम उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो दैट का यूज नहीं करते हैं, है ना, ओ सॉरी दैट का यूज करते हैं। ही सेड मे यू लिव लॉन्ग, तो ब्लेस कर रहे हो ना, आप किसी को आशीर्वाद ही देते हो, मे यू लिव लॉन्ग, तुम लंबे समय तक जीवित रहो, तो ही ब्लेस्ड दैट, मे का कन्वर्जन हो जाएगा माइट, और यहाँ पे आई माइट लिव लॉन्ग, है ना। यहाँ पे दैट यूज नहीं किया था, इसलिए सेंटेंस आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ही सेड अलास आई एम ड्यून्ड, अलास वर्ड यूज किया जाता है जब आप अपना शोक प्रकट करते हो। ही एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट ही वॉज ड्यून्ड, यहाँ पे दैट नहीं लिखा हुआ था, इसलिए सेंटेंस आपका क्या हो गया, गलत हो गया। दैट्स इट, खत्म हो गया हमारा कौन सा टॉपिक, कंजंक्शन। बहुत छोटा सा टॉपिक है, होप करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार वापस से सारे रूल्स आप लोग अच्छे से देख लेना, कुछ भी टफ नहीं है इस टॉपिक में, इसलिए आपको मैंने शॉर्ट में जल्दी जल्दी सारी चीजें कवर करवा दी। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपना बचा हुआ पार्ट ऑफ स्पीच कवर करेंगे, जिसमें बचा है मेरे ख्याल से प्रेपोजिशन, फिर हम आर्टिकल देखेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। पहले सेशन को अच्छे से देख लेना, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाना, और कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप लोग कॉन्टेक्ट पे कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है। चलो, सो थैंक यू सो मच, गुड बाय एवरीवन एंड टेक केयर।